नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर अब हम क्रम में पहुँचेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, मैंने अब तक आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार हमने इतिहास का वर्गीकरण किया था। इतिहास के वर्गीकरण के अंदर मैंने उसको 3 भागों में बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर मैंने आपको बताया था पाषाण युग। पाषाण युग के अंदर फिर मैंने 3 भागों में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद में मैंने बात की थी किसकी? ताम्र युग की। उसके बाद में लोह युग की। उसके बाद में मेगालिथिक एज, जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर आधारित दक्षिण के अंदर। ठीक, उसके बाद में हम आगे बढ़े हैं किस पे? अब क्योंकि इसके बाद मैंने धातु क्रम आपको बता चुका हूँ। धातु क्रम सबसे पहले जो मानव ने धातु का इस्तेमाल किया था वो पाषाण थी। उसके बाद पाषाण के अंदर जब उसने नदियों से बहते हुए तांबे का यूज़ किया तो ताम पाषाण काल। उसके बाद इसी तांबे के अंदर जब जिंक धातु, कौन सी? जिंक धातु, जस्ता प्लस तांबा, ये दोनों मिक्स होंगे तो ये बच जाएगी धातु कौन सी? कांस्य, कांसा धातु। और ये किस में मिल जाएगी आपको? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये जो सभ्यता है ये धातु क्रम आपको ध्यान रखना है। पाषाण, फिर ताम्र, फिर उसके बाद में ताम पाषाण के बाद में जस्ता और तांबा मिलकर कांस्य। कांस्य के बाद में फिर आपकी आएगी वैदिक, ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में लोह युगीन सभ्यता। फिर एक साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, अब मैं इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में 2 इतिहास के स्रोत अध्ययन के रूप में बांट सकते हैं: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो आपको प्राप्त होते हैं, जो मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, केवल अनुमान के आधार पर जो पुरातात्विक तत्वों पर आधारित है, यानी वो पूरे के पूरे आप पुरातात्विक अध्ययन के आधार पे आपका पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो पुरातात्विक के अंदर जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं पुरातत्वविद। जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं, जो जानकार, चाहे वो आपके CL करसाइल हो या मार्शल हो, ये सब के सब पुरातात्विक थे। ठीक है, उल्लेखन सामग्री मतलब इनका उद्देश्य ये होता है कि इनको लगाया जाता है तो इसलिए कि उसमें उल्लेखित सामग्री को आप किस प्रकार से अध्ययन करते हो। उनकी लिपियाँ होती, जैसे हमारे हिंदी के अंदर हिंदी की जो लिपि है जिसमें लिखी जाती वो है देवनागरी। उस प्रकार ये कौन सी लिपि यूज करते थे? ब्रह्मी करते थे, खरोष्टी करते थे, एरामाइक करते थे, यूनानी करते थे। इन चीज़ों का पता लगाना ही आपके उल्लेखन सामग्री। सिक्के अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है आहत सिक्का। आहत सिक्का क्या होता है? उस पर ठप्पा मार के बस सिक्के का उद्भव देखा जाता है, उस पर किसी प्रकार का कोई नामांकन या लिखावट नहीं होती। ये आपको देखने को मिलेगी जब यहाँ पे यूनानी आएंगे। यूनानी हमें लेख युक्त सिक्के हमें दिखाएंगे। ठीक है, अभिलेख में सबसे फेमस जो हमारे भारतीय इतिहास में जाना जाता है वो अशोक के अभिलेख जाने जाते हैं। मैं उससे पहले रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ, इस प्रकार के सारे अभिलेख, पुरातात्विक लिपियाँ, ठीक है, जो पत्तों में, ताम पत्तों में इन पे लिखी गई है। प्रतिमा व मूर्तियाँ, ये वाला कंसेप्ट तो आपको वैसे भी देखने को मिलेगा। तो प्रतिमा के रूप में मैंने बताया, जैसे बुलेंसियन की संज्ञा किसको दी है? बुलेंसियन बैल की संज्ञा आपको मैंने बताया था कौन सी? आहट सभ्यता में। उस तरह से मूर्तियाँ, मातृ देवी की प्रतिमा जिसके गर्भ से वृक्ष की उत्पत्ति दिखाई है, जो आपकी उर्वरकता की देवी, इस प्रकार की आपको सब चीज़ें मिलती है, सब आपके आर्कोलॉजिकल सोर्स में आती है। ठीक, ऐसे ही साहित्य स्रोत आते हैं। साहित्य स्रोत में प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो किसी राजा के रहते हुए यानी उसके शासनकाल के समकालीन लिखे जाते हैं। जैसे
अभी 21वीं सदी के अंदर कोई सोर्स लिखा जा रहा है, पीएम आपके मोदी हैं, इनके काल में डेली अखबार प्रदर्शित हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा अखबार जो डेली आपको न्यूज़ दे रहा है, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक सोर्स। इसी प्रकार द्वितीयक सोर्स आता है, जो चीज़ घट चुकी है उसके बाद में जो चीज़ लिखी जाती है, यानी अब आपको जैसे आप इतिहास की किताबें पढ़ते हो, वो चीज़ें घट चुकी है, मौर्य काल घट चुका है, तो अब आप पढ़ते हैं तो वो द्वितीयक स्रोत में आ जाता है, ठीक है। यानी ये समकालीन के अंदर आएगा, ये हल्का सा बस इसमें ये अंतर, ये समकालीन में, और ये क्या है, बात का इतिहास है। धर्म के अंदर आपके धार्मिक साहित्य में आपके बौद्ध साहित्य भी मिलते हैं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य के अंदर आपकी पाली भाषा में लिखे गए, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए, और ये आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर आपके ऋग्वेद, वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, उसके बाद आपके वेदांग आएंगे, सब के सब इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। लौकिक साहित्य वो जो धर्म से संबंधित ना हो कि किससे, राजनीतिक व आर्थिक रूप से लिखे गए हों, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सबसे फेमस किताब मिलती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देसी साहित्य जो हमारे भाषा शैली के अंदर संतों ने या फिर आपके छोटे छोटे किसी ने जो लिख देते हैं वो कहानियाँ, देसी यानी आपके देश के अंदर ही जो देशज भाषा में लिखी हुई। विदेशी साहित्य यूनान और रोम, ये यूनानी और रोम आपको देखने को मिलेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब आपके महाजनपद होंगे, उसके बाद में जो वंश स्थापित होंगे तब बाहर से ये आएंगे, जब ईरानी आएंगे, यूनानी आएंगे, तो ये वो लेखक जो उनके साथ आते हैं, तो वो यूनानी और रोमन लेखक जो सिकंदर के साथ, फिर चीनी लेखक जो यहाँ पे याद था, फाहियान, इसिंग, फाहियान, हीनयान, ठीक है, ये जो लोग आएंगे। अरबी जो आपके 8वीं शताब्दी के मध्य जो बाहर से गजनी, गौरी के साथ आएंगे, वो सब के सब अरबी भाषा में जो लेख लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारे इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को बांटा गया है। अब मैं इसको ऐसे टुकड़ों में नहीं लेके, मैं जैसे पढ़ाऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा उसके साथ साथ सारे साहित्य लेता हुआ चलूँगा। नमस्कार।